अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आ, चलिए जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का टॉपिक कल हमने किया था बेसिकली इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग। ठीक है, करना सीखी थी कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में अगर फाइफो मेथड यूज करें तो इन्वेंट्री को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, हर ट्रांजेक्शन पे रिकॉर्ड को अपडेट किया जाता है। ठीक है, आज हम करेंगे परपेचुअल से ही, मतलब हर ट्रांजैक्शन पे रिकॉर्ड अपडेट करेंगे, लेकिन कॉस्टिंग का मेथड कौन सा यूज करेंगे? वेटेड एवरेज कॉस्टिंग। ठीक है, कल हमने किया था फाइफो, यानी जो पहले आया वो पहले गया, जो उसके बाद आया वो उसके बाद गया, जो उसके बाद आया वो उसके बाद गया। ठीक है, और क्लोजिंग में वही स्टॉक पड़ा है जो सबसे आखिर में हमारे पास आया था। ठीक है, अब हम ये कल वाला क्वेश्चन आपको विजिबल होगा स्क्रीन पे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम वेटेड एवरेज से करें। ठीक है, वेटेड एवरेज में एक टेक्निक क्या होगी? ठीक है, वेटेड एवरेज से तो आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे लें। ठीक है, वेटेड एवरेज। ठीक है, वेटेड एवरेज का मतलब ये है कि कोई भी अलग अलग रेट नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अलग अलग रेट नहीं ना आएगा। ठीक है, फाइन, ना आएगा, बल्कि हर, ठीक है, बल्कि अलग अलग रेट नहीं आएगा, बल्कि एक ही रेट वेटेड एवरेज सा। ठीक है, बल्कि आ, इसको कहने अलग अलग रेट नहीं आएगा, बल्कि वेटेड एवरेज। ठीक है, वेटेड एवरेज रेट आएगा। ठीक है, और एक की मैं भी लिखवा देता हूँ, हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, रेट विल बी अपडेटेड ऑन एवरी रेट। ठीक है, वेटेड एवरेज रेट विल बी अपडेटेड ऑन ऑल परचेज ट्रांजैक्शंस ओनली। ठीक है, परचेज ट्रांजैक्शंस ओनली। ठीक है, सिर्फ परचेज ट्रांजैक्शन पर वेटेड एवरेज रेट अपडेट हुआ करेगा। ये भी आपको समझ नहीं आ रही होगी आई होप। अभी हम जैसे ये करके प्रूव कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, कि सेल से रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, वेटेड एवरेज रेट हमेशा हर परचेज की ट्रांजैक्शन पे अपडेट होगा। ठीक है, जो भी नया, ठीक है, जैसे सिंपल वेटेड एवरेज होती है ना। ठीक है, लेट्स सपोज मिसाल लेता हूँ यहाँ पे, मेरे पास 10 यूनिट्स थी। ठीक है, क्वांटिटी। ठीक है, ये सिंपल मिसाल, जिसको समझ आएगी उसको सारा सवाल समझ आएगा। ठीक है, क्वांटिटी रेट अमाउंट। ठीक है, 10 यूनिट्स मेरे पास पड़ी थी 10 रुपए के हिसाब से, तो कितने की? 100। अब मजीद अगर यूनिट्स आ गई मेरे पास 10 आ गई 20 के हिसाब से, तो 200। ठीक है, मैं इसका क्या करूंगा? वेटेड एवरेज करूंगा। 10 में 10 ऐड हुआ तो ये कितनी होगी? 20। ठीक है, 200 में 100 ऐड हुआ तो 300। ठीक है, तो वेटेड एवरेज कैसे निकलेंगे? 300 डिवाइडेड बाई 20 विच इज 15। ठीक है, तो इनका वेटेड एवरेज रेट क्या होगा? 15। ठीक है, अब आप ये बात समझिए। ठीक है, अलग अलग रेट ना आएगा। ठीक है, यानी कि हम वहां पे क्या करते थे? फाइफो में 10, 10 के हिसाब से 100, 10 20 के हिसाब से 200। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे ऐसा होगा कि 20 यूनिट्स है 15 के हिसाब से। ठीक है, यानी क्या हुआ? क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड। ठीक है, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड। ठीक है, और अमाउंट में अमाउंट ऐड। अमाउंट में अमाउंट प्लस हो जाएगी। ठीक है, अमाउंट में अमाउंट ऐड। ठीक है, रेट में रेट ऐड नहीं करना। ठीक है, रेट क्या यहाँ पे निकलेगा? यहाँ पे रेट रेट एवरेज निकलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? वेटेड एवरेज। ठीक है, रेट में रेट ऐड नहीं करना, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड, अमाउंट में अमाउंट ऐड, रेट खुद ब खुद निकलेगा, जिसे हम क्या कहेंगे? वेटेड एवरेज रेट। ठीक है, और ये हर परचेज ट्रांजैक्शन के ऊपर अपडेट हुआ करेगा। ठीक है, सेल पे अपडेट नहीं होगा। ये अभी हम प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, तो हम उसी तरह करते हैं जी भाई साहब। जिस तरह हमने कल बनाया था ना, उसी तरह का हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, किस तरह का फॉर्मेट बनाया था? 4 कॉलम्स थे, उस तरह बना लेते। ठीक है, ये मैंने बना लिया है। अगेन अपॉलॉजीज फॉर दीज लाइंस एंड सो ऑन। अच्छा चले, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसी तरह सेम उसी तरह बनेगा पूरा का पूरा, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन पे रेट अपडेट होगा। क्यों? क्योंकि परपेचुअल है, लेकिन सिर्फ कॉस्टिंग का मेथड डिफरेंट होगा, यानी कि इसमें हम वेटेड एवरेज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वन बाय वन पढ़ते जाएं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 10 यूनिट्स 20 रुपए के हिसाब से 200 की। ठीक है, आ,
ठीक है। 1 जनवरी 2022 को क्या है, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, और कहाँ पे आएगा ये, बैलेंस वाली साइड। ठीक है, क्योंकि हमने परचेज भी नहीं किया और सेल भी नहीं किया, बल्कि ये बैलेंस आ रहा है। तो बैलेंस यहाँ पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। 10 यूनिट्स 20 के हिसाब से कितनी आई, 200 का हमारे पास आया। ठीक है, पहला बिल्कुल सेम है। फाइन, ठीक है, सीधी लाइन लगी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुई है। ठीक है, अगेन 31 मार्च को, अ, 1 मिनट के लिए मैं इसको बार बार ऊपर नीचे करता हूँ, तो मैं इसकी एक पिक्चर बना लेता हूँ। आप भी अपने, आपके पास वो कल का लिखा होगा ना, तो फिर वहां से देख के इसको अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, चलें जी। ठीक है, अब एक ही दफा नीचे ही आते हैं। ठीक है, अब वेटेड एवरेज हमने रेट यूज करना है। ठीक है, 1 जनवरी को हमने ओपनिंग स्टॉक आया था। उसके बाद हमने 31, ठीक है, 31 मार्च 2022 को हमने क्या किया, परचेज की। ठीक है, तो परचेज किधर आएगी, कितनी यूनिट्स परचेज की, 20 यूनिट्स थी इसके हिसाब से। ठीक है, तो 20 यूनिट्स परचेज की। ठीक है, 20 यूनिट्स परचेज की 30 के हिसाब से, तो 600 की परचेजेस की हमने। ठीक है, स्टॉक इन लिखा। ठीक है, परचेजेस। ठीक है, इसको हमने क्या कहा था, परचेजेस भी कहते हैं। ठीक है, स्टॉक इन और बाकी भी कल हमने नाम सीखे थे। सही है, अब हमने क्या कहा, फाइव होता तो क्या करते हैं हम। ठीक है, लेट्स सपोज 5 होता तो हम कहते हैं, अच्छा 10 यूनिट से पहले वाली पड़ी है। ठीक है, 10 20 के हिसाब से 200। ठीक है, और फिर 20 30 के हिसाब से 600। ठीक है, अगर ये फाइव होता, लेकिन मैंने कहा ये फाइव नहीं है, तो ये काम हम नहीं करेंगे। ठीक है, कंट्रोल C। ठीक है, बल्कि आप क्या करेंगे, हर क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड, अमाउंट में अमाउंट ऐड, और रेट खुद निकालेंगे। ठीक है, तो क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करेंगे। ठीक है, क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, 10 ये थी और 20 ये आई, तो 10 में 20 ऐड करें, कितना हुआ, 30। ठीक है, क्वांटिटी में क्वांटिटी है, और अमाउंट में अमाउंट ऐड करें। ठीक है, अमाउंट में अमाउंट, अमाउंट कितनी है जी, ये 200 की अमाउंट थी हमारे पास, अब 600 की मजीद है, तो 200 जमा 600। ठीक है, प्लस करना है, क्यों, क्योंकि स्टॉक इन हो रहा है ना, मजीद इजाफा हो रहा है। 200 जमा 600, 800। अब आपने रेट निकालना है, वेटेड एवरेज। ठीक है, तो निकालते हैं जरा। 800 यूनिट्स हैं, डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, 800 अमाउंट है, 30 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो रेट पर यूनिट निकला 26.67। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे में वेटेड एवरेज रेट क्या आ जाएगा, 26.67। ठीक है, ये रेट खुद निकालना है। ठीक है, ये वाला रेट खुद निकालना है। ठीक है, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड, रेट अमाउंट में अमाउंट ऐड, और रेट खुद निकल आएगा। फिर 1 अप्रैल को दोबारा हमने परचेज की। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 को दोबारा हमने क्या किया, परचेज की। ठीक है, परचेज की कितनी, 20 यूनिट्स 40 के हिसाब से, 20 यूनिट्स 40 के हिसाब से 800। तो अगेन वेटेड एवरेज निकालना है, तो क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड, अमाउंट में अमाउंट ऐड। ठीक है, तो क्वांटिटी 30 जमा ये वाला 20। ठीक है, 30 पहले कितनी, 20 हो रही, तो कितनी हुई, 50। 50। ठीक है, फिर 800 पहले का अमाउंट थी, और 800 की मजीद आई, तो 1600। ठीक है, तो 1600। ठीक है, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड, अमाउंट में अमाउंट ऐड, तो रेट खुद निकालना है, तो निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से। 1600 डिवाइडेड बाई 50, 32। ठीक है, 32 हमारा रेट अपडेट हुआ। ठीक है, 32 का आ गया, रेट अपडेट हो गया हमारे पास। सही है, ओके। अब अगले दिन क्या हुआ जी, 1 मई को 20 यूनिट्स बेची। ठीक है, तो 1 मई 2022 को आपने सेल की, कितनी, 20 यूनिट। ठीक है, तो स्टॉक आउट में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 20। किस रेट पर सेल की, हमने कहा था वो रेट इरेलीवेंट, सेल प्राइस इरेलीवेंट है। ठीक है, 20 यूनिट हमने वैसे 50 रुपए के हिसाब से बेची है, वो हमने कहा हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक वो तो सेल में चला जाएगा, और नीचे कॉस्ट ऑफ सेल वो वहां पे माइनस हो जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पे यूनिट्स आउट की, जो जिस रेट पर पड़ी हुई है ना स्टॉक, उसी रेट पर आउट होगा ना। तो 20 यूनिट्स किस रेट पर पड़ी हैं आज के दिन मेरे अकाउंट में। ठीक है, तो 20 यूनिट्स मेरे पास आज के दिन इस रेट पे पड़ी है, 32। ठीक है, 50 यूनिट पड़ी है 32 के रेट से, तो 20 बेचनी है, तो 32 के हिसाब से जाएगी ना। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 32, 640। ठीक है, तो 640 यहाँ पे आ जाएगा 640। ठीक है, 640 का मेरा स्टॉक आउट हुआ।
ठीक है, 20 यूनिट्स भेजी, किस रेट में पड़ी है, जो पिछला रेट है, ठीक है, यहाँ से हम उठाते हैं ना, तो ये 32 के रेट में पड़ी है तो यहाँ से चली जाएंगी, ठीक है, 20 32,640, ठीक है। तो अब वैसे हम क्या करते हैं, परचेज में प्लस करते थे, यहाँ पे आप माइनस करेंगे, ठीक है। तो 50 में से 20 चलेगी जब, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 50 यूनिट थी, 20 चलेगी तो हमारे पास कितनी आ गई, 30। इसी तरह 1600 में से परचेज के बाद हम उसमें प्लस करते थे, माइनस करेंगे, 1600 माइनस 640, ठीक है, 1600 माइनस 640, 960, ठीक है, 960, ठीक है। अमाउंट में क्वांटिटी ऐड होती थी, अमाउंट में अमाउंट ऐड होती थी, इसी तरह यहाँ पे क्वांटिटी में से क्वांटिटी लेस हो जाएगी, सेल हो रही है, अमाउंट में से अमाउंट लेस हो जाएगी, और आप रेट निकालेंगे तो आप चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर हमेशा 32 ही आएगा, ठीक है, वही रेट आएगा। क्यों? क्योंकि एक बात मैंने ऊपर आपको सिखाई थी, क्या, कि वेटेड एवरेज हमेशा परचेज ट्रांजैक्शन पे अपडेट होगी, ठीक है, ये लिखा हुआ है, वेटेड एवरेज हमेशा परचेज की ट्रांजैक्शन पे अपडेट होता है, सेल की ट्रांजैक्शन आप सारा कुछ इसी रेट पे बेचते जाएं, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये मैथमेटिकली करके प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट मई के बाद हमारे पास आ गया, अल्लाह भला करे, ओके, 1 जून को फिर हमने 10 यूनिट्स परचेज की 35 के हिसाब से, ठीक है, तो हमारे पास आ गई जी, ठीक है, 1 जून को 2022 को दोबारा हमने परचेज की, ठीक है, परचेज की हमने 1 जून को 10 यूनिट्स 35 के हिसाब से, ठीक है, तो 10 यूनिट्स 35 के हिसाब से ही तो 150। अब वही है, क्वांटिटी में क्वांटिटी है, 30 जमा 10, ठीक है, 40, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड, रेट में रेट ऐड, 960 जमा ये 350, ठीक है, 960 जमा 350, 1310 डिवाइडेड बाई 40, ठीक है, 1300, ठीक है, 1310, ठीक है, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड, अमाउंट में अमाउंट ऐड, रेट खुद निकालेंगे, तो 1310 डिवाइडेड बाई 40 कितना बनेगा, मेरे पास आ रहा है आंसर 32.75, ठीक है। देखिए अब क्या हुआ है, रेट अपडेट 32 से 32.75 पर चला गया, क्यों अपडेट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे परचेज की ट्रांजैक्शन है, तो मैंने क्या कहा था, वेटेड एवरेज हमेशा हर परचेज ट्रांजैक्शन पे अपडेट होगा, सेल पे कोई अपडेट वगैरह नहीं होता। तो 1 जून हमारे पास आ गया जी, फिर 1 दिसंबर, ठीक है यार, इस पेन से थोड़ा सा है अभी, क्योंकि नया नया सीख रहा हूँ, 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर 22 को हमने दोबारा सेल किए 10 यूनिट्स, ठीक है, तो 1 दिसंबर 22 को हमने यहाँ पे सेल की है 10 यूनिट्स, ठीक है, तो सेल के बाद हमने कहा बस यहाँ से यूनिट्स बतानी है, रेट जिस पे भी किए वो तो सेलिंग प्राइस में चला जाएगा, ठीक है, वो मैं सवाल के बाद आपको सिखाता हूँ कि कैसे बनेगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, 10 दिसंबर को हमने सेल किए 10 यूनिट्स 50 के हिसाब से, तो मैंने कहा सेलिंग प्राइस इस टेबल के लिए इरेलीवेंट है, इसमें जिस रेट पे पड़ा है उसी पे जाएगा ना, तो 10 मेरे पास यूनिट्स पड़ी है, ठीक है, 10 यूनिट्स पड़ी है किस रेट पे, 32.75 पे, ठीक है, तो 32.75 पे 10 यूनिट्स चलेगी, तो ये आएगा, और 25 × 10 इज इक्वल टू 327.5, 327.5 का स्टॉक चला गया, तो अगेन क्या करेंगे हम, आउट हो गया ना, तो क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस, यहाँ पे 40 में से माइनस 10 चलेगी 30, इसी तरह अमाउंट में से अमाउंट माइनस, ठीक है, तो 1310 में से 327.5 माइनस, तो 982.5, ठीक है, तो 982.5, ठीक है। अब अमाउंट में से अमाउंट माइनस, क्योंकि क्वांटिटी परचेज का क्या होती थी, अमाउंट में अमाउंट ऐड, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड, और रेट सेल के वक्त क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस, अमाउंट में से अमाउंट माइनस, तो बाकी रेट आ जाएगा, ठीक है, 982.5 डिवाइड बाई 30 आप करेंगे तो आप देख लेंगे, ठीक है, मैं कर नहीं रहा, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ परचेज ट्रांजेक्शन पे अपडेट होता है, सेल पे वही रहेगा, तो जो पिछला रेट है वही आंसर आएगा, ठीक है, 32.75, फिर 5 दिसंबर को दोबारा सेल हुई 10 यूनिट, ठीक है, बिल्कुल, 5 दिसंबर को दोबारा सेल हुई कितनी जी, 10 यूनिट सेल हुई, तो उसी रेट में 32.75, ठीक है, 327.5, 30 में से 10 चले गए तो, ठीक है, क्वांटिटी में से क्वांटिटी में 30 में से 10 चले गए तो कितना आ जाएगा 20, ठीक है,
20 और रेट वही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेल ट्रांजैक्शन है ना, तो आप अच्छा आप इस तरह करें, बल्कि उसी तरह करें, 30 में से 10 माइनस के, क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस 20, अमाउंट में से अमाउंट माइनस, तो अमाउंट 982.5 थी, उसमें से 327.5 की अमाउंट चलेगी, तो आपके पास 655 आएगा। ठीक है, 655, 655 को 20 से आप डिवाइड करके भी देख लें तो आंसर हमेशा सेम आएगा, 32.75 ही आया है। ठीक है, 32.75। ठीक है, वही है, क्यों? क्योंकि सिर्फ परचेज पे अपडेट होता है ना, सेल पे तो नहीं अपडेट होता। 5 दिसंबर को ये आ गया। फिर 6 दिसंबर को मैंने आखिरी ट्रांजेक्शन की परचेज। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 6 दिसंबर को फिर मैंने आखिरी ट्रांजेक्शन की परचेज की। ठीक है, ऊपर वाले को हम यहाँ से क्लोज करते हैं। ठीक है, परचेज पे फिर हमें वेटेड एवरेज रेट अपडेट होगा, 10 यूनिट 40 के हिसाब से लिए हैं। ठीक है, तो हमने कहा 10 यूनिट्स आई हैं 40 के हिसाब से 400। ठीक है, तो क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड 20 जमा 10 मजीद आई 30। ठीक है, अमाउंट में अमाउंट एट 655 जमा 400, तो 1055। ठीक है, 655 जमा 400, 1055 डिवाइडेड बाई 30, आंसर डिवाइडेड बाई 30, 35.16। अच्छा, यहाँ पे 1055 बन गया था। ठीक है, तो क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड, अमाउंट में अमाउंट ऐड। ठीक है, तो अब अमाउंट डिवाइडेड बाई रेट, 1055 डिवाइडेड बाई 30, तो आ जाएगा 35.16। आप देखें रेट अपडेट हुआ है। ठीक है, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ना हम चीजें देख लेते हैं। ठीक है, एनालिसिस एनालिसिस करना भी तो सीखते हैं ना चीजों का। ठीक है, सबसे कॉमन एनालिसिस क्या है? हमने ये देखा है भाई साहब, देखें कि हर दफा रेट बढ़ता जा रहा है। आपने ऑब्जर्व किया? कि मैंने तो ऑब्जर्व किया है। ये ड्रॉ में जाते हैं, रेड पेन से ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, मैंने कहा यार 20 से रेट 26 पे गया, 26 से 32 पे गया। ठीक है, फिर 32 से 32.5 पे गया, फिर 75 पे, और 32.75 से आखिरीकार 35 पे चला गया। तो रेट हमेशा इंक्रीज कर रहा है। वाई? डिक्रीज भी कर सकते हैं। इंक्रीज इसलिए कर रहा है क्योंकि वेटेड एवरेज रेट अपडेट होता है हर परचेज पे, और हमें हर परचेज पिछली परचेज से महंगी मिली है। ठीक है, ये देखें, इधर गया ये। ठीक है, 30 की हमने पहली परचेज की थी, फिर अगली 40 की मिली। ठीक है, ठीक है, जब 30 से 40 की मिली तो अब देखें, पहले 20 की पड़ी थी, फिर 30 की मिली हमें, तो 20 से रेट 26 पे चला गया। ठीक है, फिर 26 से 40 की मिली और महंगी हुई, तो अब 32 पे रेट चला गया। ठीक है, फिर 32 से आगे फिर 35, और फिर आखिरी दिन फिर 40 की हमें मिली है। ठीक है, तो इसलिए देखें रेट उसी तरह उसी रेंज में फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, अगर हमें सस्ती चीज मिलती ना, ठीक है, तो फिर हम सस्ती जब भी चीज मिलती है तो अगला वेटेड एवरेज रेट थोड़ा सा उससे पिछले वाले से कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेटेड एवरेज रेट हमेशा हर परचेज पर अपडेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा ये 35 वाली हमें थोड़ी सी सस्ती मिली। ठीक है, तो रेट इतना जल्दी अपडेट नहीं हुआ, 30 से जस्ट 32 से जस्ट 32.75 पे गया रेट। ठीक है, उसके मुकाबले में देखें 20 से डायरेक्ट उसने छलांग लगाई थी 26 पे। क्यों? क्योंकि 20 वाली चीजें थी हमारे पास, एकदम 30 पे चली गई, रेट ज्यादा फर्क आया, तो वेटेड एवरेज रेट भी चेंज हो गया। ठीक है, इस तरह। ठीक है, ये एक एनालिसिस हमने ये कर लिया कि एक बात, ठीक है, कि हर परचेज ट्रांजेक्शन पे रेट अपडेट होगा। दूसरा, सेल पे कोई रेट अपडेट नहीं होगा। ठीक है, और जिस रेट पे है उसी रेट से बस आराम से इससे निकाल लेनी है। ठीक है, क्योंकि हम ये इन्वेंट्री का रिकॉर्ड बना रहे हैं। ठीक है, अब पहले अब हमसे कोई क्लोजिंग पूछे, ठीक है, कि यार मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेंट्री की कितनी फिगर आ रही होगी, तो हम उसको बता सकते हैं। हम कहेंगे हाँ 30 क्वांटिटीज है, जो कि फाइनेंशियल में तो नहीं आती, इंटरनल रिकॉर्ड के लिए हमें पता है यार 30 क्वांटिटीज का सामान पड़ा हुआ है। ठीक है, क्वांटिटी मेंटेन रखना भी बहुत जरूरी है। क्यों? अब यहाँ से हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल मिसाल, ठीक है, आप किसी सुपर स्टोर में जाएं। ठीक है, सुपर स्टोर्स कौन सा मेथड यूज करते हैं अभी हमें पता चल जाएगा, परपेचुअल यूज। ठीक है, हर चीज का रिकॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, आप उसको जाके कहें यार मुझे ये वाली चीजें चाहिए, तो वो फौरन से क्या करता है, अपने कंप्यूटर पे सर्च करता है। ठीक है, कंप्यूटर पे कहते हैं हाँ ये चीजें 10 आइटम्स पड़ी है मेरे पास, या अगर नहीं पड़ी हो तो वो कहते हैं यार ये तो मैं स्टॉक आउट हूँ। स्टॉक आउट मतलब इसका स्टॉक नहीं है, स्टॉक आउट हुआ है। स्टॉक आउट मतलब insufficient stock to meet the customer order। ठीक है, स्टॉक आउट है, नो इन्वेंट्री। ठीक है, बड़े स्टोर में आप चले जाएं तो वो आपको कंप्यूटर पे देख के बताते हैं यार सामान पड़ा है कि नहीं। ठीक है, बजाय इसके वो जाए वहां पे ढूंढने या नहीं।
इसका मतलब है कि वो हर ट्रांजेक्शन पे रिकॉर्ड अपडेट करते हैं, जैसे ही वो परचेज करते हैं अपडेट करते हैं, जैसे ही वो सेल करते हैं तो रिकॉर्ड फिर अपडेट करते हैं। तो उनके पास हर वक्त आ रहा होता है यार इतनी क्वांटिटीज मेरे पास पड़ी है, अगर नहीं पड़ी हुई तो वो आप जाए तो कंप्यूटर से देख के बता देते हैं भाई साहब मेरे पास रुपये इन्वेंट्री ये चीज खत्म हुई हुई है, ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक हुई हुई है, ठीक है, स्टॉक आउट हुआ हुआ है, ठीक है, नो इन्वेंट्री। तो इससे पता चला कि सुपर स्टोर वगैरह सारे बड़ी बड़ी चीजें वो क्या करते हैं, पीरियोडिक की जगह परपेचुअल हर ट्रांजेक्शन के बाद रिकॉर्ड अपडेट करते हैं, ठीक है। और ये एक वेटेड एवरेज रेट है, ठीक है। फाइफो में क्या था कि हमने क्लोजिंग 30 को 3 हिस्सों में तोड़ा हुआ था यार, ये 10 वाली ये है, 20 वाली ये है, 30 वाली है। यहाँ पे एक ही रेट पे इन्वेंट्री आ रही है, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो क्लोजिंग स्टॉक लिखना है मैंने इन्वेंट्री का वो कितना लिखना है, 1055 रुपए का, ठीक है। मेरे पास इन्वेंट्री एसिड है, इन्वेंट्री एसिड इज 1055, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे फर्क आ रहा होगा, ठीक है, दोनों मेथड्स के आपस में जवाब में फर्क आ रहा है, ठीक है। ठीक है, फाइफो के मुताबिक 1550 का पड़ा हुआ था सामान, ठीक है। अगर वेटेड एवरेज लिखा है तो 1055, ठीक है, तो दोनों में फर्क आता है। यहाँ पे ये बात लिखते हैं, ठीक है, वेटेड एवरेज, ठीक है, वेटेड एवरेज में और फाइफो मेथड में, ठीक है, परपेचुअल में हमेशा, परपेचुअल में हमेशा फर्क आएगा, परपेचुअल में, ठीक है। ठीक है, जबकि पीरियोडिक में, पीरियोडिक में फाइफो सेम रहेगा, ठीक है, फाइफो सेम, ठीक है। दोनों मेथड में वेटेड एवरेज में फर्क आएगा, ठीक है, जबकि फाइफो में सेम रहेगा, ठीक है। आप पीरियोडिक मेथड यूज करें या परपेचुअल, पीरियोडिक यूज करें या परपेचुअल, फाइफो में सेम होगा, वेटेड एवरेज में हमेशा फर्क आएगा, ठीक है। इस बात को अभी हम प्रूव कर लेंगे, ठीक है। जिसको समझ नहीं आई वो परेशान नहीं हो, अभी से हम जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो ये बात प्रूव कर लेंगे, ठीक है। और कितना फर्क आएगा, उस कितने फर्क की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल पे भी उतना ही फर्क आएगा, वो सारी चीजें डिटेल में हम सीखेंगे, इसलिए परेशान नहीं होना, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग आपने बस ये रिकॉर्ड बनाना सीखना है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर कि हर ट्रांजेक्शन पे रिकॉर्ड अपडेट होगा और एक वेटेड एवरेज निकलेगा, सही है। अब इसी सवाल में हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी लेके आते हैं और आई के की बुक वाला सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमने भी क्या किया, सिंपल यार, ओपनिंग स्टॉक था, सिर्फ परचेज हुई और सिर्फ सेल हुई, ये नहीं हो सकता कि परचेज रिटर्न भी हो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। व्हाट अबाउट, ठीक है, अभी तक हमने सेल और परचेज लिखी और हमने कहा हमें चीज आ गई है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मजीद कॉन्सेप्ट है, ये नहीं हो सकता कि परचेज रिटर्न हो, ठीक है, सेल रिटर्न हो, ठीक है, कोई ड्राइंग्स हो के जाए, ठीक है, वो भी स्टॉक की मूवमेंट है ना, उसमें भी अपडेट करना है, ठीक है। तो हम ऐसा सवाल करते हैं जिसमें सारी चीजें कवर हो रही हो, ठीक है। तो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट से हम एक सवाल देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब उस सवाल को करने से पहले आपको यहाँ से मैं एक शॉर्ट कट बता दूं, ठीक है, कि स्टॉक आउट वाले कॉलम का ना जितना भी है, इस जितने भी कॉलम है, जितनी भी फिगर्स आए उन सबको आप सम करेंगे तो हमेशा ये आपके कॉस्ट ऑफ सेल बना करेगा, ठीक है, हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। और स्टॉक इन वाले कॉलम का जब भी आप सम किया करेंगे तो ये, ठीक है, समझ लें टोटल परचेजेस हुआ करेंगे, ठीक है, टोटल, टोटल स्टॉक इन, ठीक है, टोटल परचेज बोल लें, ठीक है। वैसे इसमें हम परचेज तो रिकॉर्ड करते नहीं है क्योंकि हम हर जगह पे इन्वेंट्री का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो इसको टोटल स्टॉक, टोटल जितना भी खरीदा, इन सब को हम सम किया करेंगे तो ये हमारा बना करेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। और बैलेंस ओपनिंग जो है पिछले साल के अकाउंट से आया करेगा, ये पिछले साल का क्लोजिंग आया करेगा, इस साल का ओपनिंग बन जाया करेगा, ये सारी कॉस्ट ऑफ सेल बना करेंगी, ये सारी परचेजेस पर, ठीक है। ये एक बड़े मजे की चीजें अभी आप नोट कर लें, आगे सवालों में कैसे अप्लाई करना है ये शॉर्टकट भी हम सीखेंगे। और क्लोजिंग बस जो हमारा आया, यार हमारे पास भाई साल के आखिर में 1055 रुपए की चीजें पड़ी हैं, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम इन्वेंट्री में जाके, यहाँ पे इन्वेंट्री में जाके लिख देंगे कि भाई हमारे पास 1055 रुपए की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं आई कैप का
क्वेश्चन, ठीक है, बुक में से, ठीक है, जिसमें परचेज और सेल के अलावा परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न भी होती है। ठीक है, अब एक एक बड़े पते की बात सुन लें, ठीक है, दिस वन, ठीक है। पते की बात यह है कि सेल रिटर्न किस रेट पर रिकॉर्ड होगी, ठीक है। सेल रिटर्न कैसे रिकॉर्ड करें, और दूसरा है परचेज रिटर्न, ठीक है। एक की पॉइंट है, ठीक है, बस ये याद रखने वाली बात है, ठीक है, प्रैक्टिकली कैसे होता है। ठीक है, सेल रिटर्न हमेशा उसी रेट पर ले लो, क्योंकि सेल रिटर्न तो आपके इख्तियार में ना, उस बंदे ने आपको आगे चीज दी है, ठीक है, तो आपने अपनी आसानी के लिए सेल रिटर्न उसी रेट पे ले लो जो रेट चल रहा है, ठीक है। जो आज का रेट चल रहा है ना, उसी रेट पे रिटर्न कर लो, ठीक है। से रिटर्न कैसे लिखूं, समझ तो गए होंगे आप। से रिटर्न उसी रेट पर कर लो जो रेट चल रहा है, हालांकि, और परचेज रिटर्न तो आप उसको परचेज वापस कर रहे हो ना, तो आप वाले रेट तो नहीं हो जानता, परचेज रिटर्न उसी रेट पे रिकॉर्ड करो जिस रेट पर वो आपसे लेगा, ठीक है। परचेज रिटर्न उस रेट पर रिकॉर्ड रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड एट दैट रेट, इंग्लिश में भी हम बोल सकते हैं, बट उर्दू हमारी, हमने कहा है कि मदर टंग है, तो हमें उसमें सही समझ आएगी, ठीक है, तो हमने सही सही समझनी है चीजें, ठीक है। इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करो उस रेट पर जिस पर वो वापिस लेगा, अब उसकी मर्जी, सस्ता ले, उसी रेट पे ले, ज्यादा पे ले, जिस पर वो वापिस लेगा, ठीक है। सेल रिटर्न क्या है, हमारे कंट्रोल में, ठीक है, कि यार वो बंदा आया, यार ये चीजें वापस ले दो, मुझे नहीं चाहिए, या स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है, कुछ भी वजह हो सकती है, तो हम कहते हैं ठीक है यार, जिस रेट पे, जो रेट चल रहा है ना, जिस रेट पे मैं आजकल बेच रहा हूँ, उसी रेट पे मैं इससे वापस ले लेता हूँ, ठीक है। जबकि परचेज रिटर्न तो हमारे इख्तियार में नहीं है। परचेज रिटर्न क्या होगा, उसी चीज पे रिकॉर्ड करेंगे जिस रेट पर वो वापस लेगा, ठीक है। यूजली क्या होता है, जिस रेट पे उसने सेल किया होता है ना, उसी पे लेता है, ठीक है। जो हमारा रेट चल रहा है वो हमारी बुक्स का तो उसको आइडिया नहीं है ना, उसने 100 रुपए की चीज दी है तो वो 100 की वापस लेगा, ठीक है। तो हमारे रेट से चेक करनी है, तो परचेज रिटर्न हमेशा जिस रेट पर वो वापस लेगा उस पर रिकॉर्ड करना है, ठीक है। परचेज रिटर्न इस रेट पर वो वापस लेगा, ठीक है। यूजली वही होता है, जितने की आप चीज देते हैं ना, खरीदार दुकानदार आपसे उसी चीज पे वापस लेते हैं। जबकि सेल रिटर्न आपका रेट है, ठीक है, आपकी बुक्स में, तो जो आपका रेट चल रहा है उस पर आपने वापस ले लेना है, ठीक है। तो ये की लिख देता हूँ, की फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न की किस रेट पर होगा, ठीक है। आइए जिसके बाद हम आई कैप की फिर बुक पे चलते हैं, और पेज नंबर अराउंड 250, ठीक है। अब आई कैप की बुक ओपन है कि नहीं, दिस इज ओपन 250, ठीक है। आपको मैं आई कैप की बुक से एक सवाल डिस्कस कर लेते हैं, किसी का कोई इशू हुआ तो हम सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, सबको विजिबल है, एक बार पढ़ ले, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ परपेचुअल किया है यूजिंग वेटेड एवरेज एंड फाइफो, पीरियोडिक को अभी तक हमने छेड़ा नहीं, ठीक है। पीरियोडिक भी हम ये सॉल्व करने के बाद हम फिर पीरियोडिक से भी उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए ये सवाल पढ़ते हैं। उसने कहा दिस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू एम एस मोला बख्श, ठीक है। मोला बख्श एक एम एस है। एम एस लिखते हैं किसी कंपनी या एंटरप्राइज के नाम के साथ ना M/S का वर्ड यूज होता है, ठीक है। M/S, ठीक है, MS, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक उसका पड़ा है 1 जनवरी को 40 यूनिट्स, इतने रेट पे पड़े हैं, ठीक है। परचेजेस किए हैं, सेल्स सेल्स परचेजेस सेल्स, सेल रिटर्न, ठीक है। अभी तक हमने जो सवाल किया उसमें सेल रिटर्न हमने नहीं देखा था, परचेज रिटर्न नहीं देखा था, शॉर्टेज और ड्राइंग्स, ये चार चीजें नहीं देखी थी, ऐसे ही है ना, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग ये आखिरी वाली लाइन अभी स्किप करें, ठीक है, क्योंकि ये भी हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है। बल्कि एनआरबी वाली पढ़ी है, चलिए इसको देख लेंगे, पहले तो हम रिकॉर्ड बनाना तो सीखते हैं ना। चलिए जी, वो क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताओ, ठीक है। वैल्यू से मतलब अमाउंट कितनी है, ठीक है। क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट इज इक्वल टू अमाउंट, वैल्यू बतानी है, ठीक है। एंड द कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडर परपेचुअल सिस्टम, ठीक है, अभी तक हम बिल्कुल परपेचुअल पढ़ रहे थे। फाइफो एंड वेटेड एवरेज दोनों हमने पढ़ लिए हैं, तो चलें जी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फाइफो में क्या होगा, सबसे पहले इसी तरह 40 है, ठीक है, ये वाला 40, ठीक है, मल्टीप्लाई 400 से, ठीक है, स्टॉक बैलेंस 40
मल्टीप्लाई 400, ठीक है, 16,000 का स्टॉक आ गया, ठीक है। फिर परचेज की, कितनी यूनिट्स परचेज की, ठीक है, 100 यूनिट्स 500 के हिसाब से परचेज की, 100 यूनिट्स स्टॉक मिलने की 500 के हिसाब से 50,000। फिर स्टॉक में स्टॉक, अच्छा ये फाइफो है ना, तो फिर अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। फाइफो से हम पहले सॉल्व करें, परपेचुअल यूजिंग फाइफो, ठीक है। तो पहले स्टॉक जो पड़ा हुआ है ऊपर वाला वही आएगा, ठीक है। फिर नया जो लिया है वो अलग से आ जाएगा 100 यूनिट्स दिए हिसाब से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल उसी तरह जिसका हमने पढ़ा। नीचे कैसे होगा? अच्छा, अच्छा इसका ये भी एक लिमिटेशन है, चले इसको रेज करते हैं। एक मिनट दीजिएगा बस मुझे, ठीक है। ओके, तो हमने क्या कहा कि यार जब भी ये आएगा 5 है ना, तो पहले वाला उसी तरह लिखा हुआ है, साथ में मजीद ऐड कर लिया, ठीक है। फिर 3 जनवरी को, एक मिनट, ठीक है। फिर 3 जनवरी को क्या हुआ, सेल्स हुई 50 यूनिट्स, ठीक है, 1,000 रुपए की बिकी, ठीक है। तो हमने क्या कहा, अच्छा 3 जनवरी को बिकेगा क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट ऑर्डर, तो पहले वही बिकेगा जो पहले आया होगा, ठीक है। तो ये 40 यूनिट्स, ठीक है, 400 के हिसाब से 16,000 की, ये देखें ये बेची है इसने, ठीक है, ठीक है। तो 50 यूनिट बेची है, तो पहले 40 बेची होंगी, और फिर जो बकाया 10 है वो इन 100 में से बेचा होगा, ऐसे ही है ना, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फिर बैलेंस में पीछे क्या रह गया, 40 तो चलेगी बिकी, 100 में से 10 चलेगी, तो 90 यूनिट्स बैलेंस रहेगी 50 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो 45,000 का स्टॉक हमारे पास पड़ा है 3 जनवरी को, ठीक है। फिर 4 जनवरी को उसने सेल्स किए 10 यूनिट्स 1,500 के हिसाब से दोबारा सेल किए हैं, ठीक है। तो फिर 5 जनवरी को दोबारा, सॉरी 4 जनवरी को दोबारा उसने 10 यूनिट सेल किए हैं, ठीक है। तो कौन सी सेल की होंगी, जो, अब उसके बाद एक ही स्टॉक है पड़ा हुआ है, ठीक है, 90 वाला वही, ठीक है, 500 वाले 7 वाला, तो बस यहाँ से चली जाएंगी, ठीक है। तो 90 में से 10 चलेगी तो 80 यूनिट रहेगी, ठीक है। और 500 के हिसाब से ही, क्योंकि सेल के वक्त हमने क्या कहा, क्या कहा था, सेल प्राइस जो मर्जी है, ठीक है। उसने देखे क्या लिखा है, सेल हुई है 1,500 के हिसाब से, हमने कहा भाई 1,500 है, जितने भी सेल प्राइस तुम्हारे लिए यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, हमारे पास जिस रेट में पड़ी है, ठीक है, 500 के हिसाब से पड़ी है, तो बस ठीक है, 500 के हिसाब से यहाँ से आउट भी होगी, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है इन्वेंट्री का, जिसे इन्वेंट्री शीट या स्टॉक शीट हमने कहा था मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब फिर 90 में से 10 चली गई, 80 यूनिट्स पड़ी हैं, ठीक है, 500 के हिसाब से तो 40,000 की पड़ी है, फाइन। फिर आ जाते हैं जी, 5 तारीख को मजीद परचेज हुई 200 यूनिट्स की, तो आपने स्टॉक इन वाले कॉलम में लिखा 200, ठीक है। अब 5 है तो पहले 80 यूनिट्स उसी तरह उठा के लिखी नीचे, बिल्कुल उसी तरह, ये तो पहले की पड़ी है। फिर 200 मजीद आई हैं जी, 200 300 के हिसाब से 60,000, ठीक है। तो हमारे पास इतना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है 5 जनवरी के आखिरी आखिर पर। फिर 6 जनवरी को दोबारा परचेज हुए, तो दोबारा, ठीक है, 80 ऊपर वाली उसी तरह उठा के लिखी। फिर 200 जो सी है दोबारा उसी तरह लिखी। फिर ये 300 यूनिट जो सी हैं, ये उसमें आके नीचे प्लस होगी, ठीक है। देखिए सबको अलग अलग लिखा है, वेटेड एवरेज नहीं निकाला, क्यों, क्योंकि हम फाइफो मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये 300 यूनिट सबसे आखिर वाली पड़ी हुई है मेरे पास, ठीक है, यहाँ तक ओके है। फिर आ जाते हैं भाई साहब 7 तारीख को, 7 तारीख को सेल्स हुई है 200 यूनिट्स, तो आप कौन सी बिकेंगी, आप खुद बताएं। सबसे पहले ये 80 यूनिट्स बिकेंगी, ठीक है, 500 वाले साहब वाली जो पड़ी है ना, 80 500, ठीक है, 80 500 वाली बिकी, ठीक है। इसके बाद 80 बिकी, 200 बेचनी है, तो 80 बेचनी है, तो बाकी कितनी रह गई हैं, 200 में से 80 चलेगी तो 120, तो 120 वो होंगी जो उसके बाद आई थी, तो यानी इन 200 में से 120 चलेगी, ठीक है, 300 के हिसाब पे थी ना, क्योंकि सेल प्राइस हमने कहा इरेलीवेंट है यहाँ के इसके अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे अच्छा 120 यूनिट्स 30 रुपए के हिसाब से चली गई हैं, बाकी बकाया रह गई है, ठीक है। अब बकाया कितनी रह गई हैं, ठीक है, इसमें देखिए इसने ये यहाँ पे गड़बड़ की हुई है, ठीक है, कि इसमें इसने सवाल सही मेंटेन नहीं किया हुआ, ठीक है, यहाँ पे सवाल में एरर है। यहाँ पे, ठीक है, देखिए 80 यूनिट थी,
ठीक है 80 चली गई यहाँ पे, फाइन। अब हमने 200 भेजी थी तो यहाँ से 120 गई ना, तो यहाँ पे 80 बकाया होनी चाहिए, नहीं बल्कि ठीक है। ये देखें 80 बकाया है 300 के हिसाब से, ठीक है। और 120, ठीक है, और 300 ये तो उसी तरह ये नहीं बिकी, ठीक है। यानी कि आपके पास 80 यूनिट थी 500 के हिसाब से, 200 यूनिट थी 300 के हिसाब से, और 300 यूनिट थी 700 के हिसाब से। आपने सबसे पहले ये बेची, ये बिक गई हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ये चलेगी, फाइन। फिर 200 में से 120 चलेगी तो पीछे कितनी रहेगी, 80। 80 यूनिट्स 300 के हिसाब से रहेगी हमारे पास 24,000 की, फाइन। और ये 300 तो उसी तरह बिके, इनमें से कोई नहीं बिका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू नहीं है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 200 के बजाय वो कहता है यार मैंने 300 यूनिट्स बेची, तो फिर क्या करते हैं हम? फिर हम कहते हैं यार 80 तो यही गई है, ठीक है, और 200 ये गई है, 280, और जो 20 गई है वो यहाँ से जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मजीद लिखते 20 यूनिट्स 700 के हिसाब से आउट हुई है, और स्टॉक हमारे पास बच जाता 280 मल्टीप्लाई 700 और बकाया रह जाती, ठीक है। इसको यहाँ से हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो पहले आएगा वही पहले जाएगा भी, रिकॉर्डिंग करते वक्त। ओके, फिर इसके बाद हुआ है जी 9 तारीख को, ठीक है। अच्छा 8 तारीख पे हमसे, ठीक, 8 तारीख को अब हुई है सेल रिटर्न। बिल्कुल जी, सेल रिटर्न के बारे में मैंने आपको क्या कहा था अभी, ठीक है। अभी जो हमने रूल डिजाइन किया था कि सेल रिटर्न को उसी रेट पे ले लो जो आपका चल रहा है, रिसेंट रेट, ठीक है। जिस रेट पे आप चला रहे हो ना, उसी रेट पे रिटर्न कर लो। तो हम किस रेट पे चला रहे हैं अभी, ठीक है। सेल रिटर्न को हम किस रेट पे चला रहे हैं, ठीक है, जो हमारा रेट चल रहा है, ठीक है। सेल रिटर्न उसी रेट पे कर लो जो आपका रेट चल रहा है। तो सेल रिटर्न वो कहते हैं 100 रुपए की सेल रिटर्न हुई है 500 के हिसाब से। हमने कहा नहीं, इस तरह तो नहीं हम करते, हम तो जो रेट चल रहा होता है उसी पे ले लेते हैं ना सेल्स, ठीक है। तो हमने कहा अच्छा रेट कौन सा चल रहा है जो मैंने ये अभी तक पिछली सेल की थी, पिछली सेल मैंने की थी भाई 500 के हिसाब से 80 यूनिट्स, ठीक है। और 300 के हिसाब से आउट हुई थी मेरी ये भी चीजें, ठीक है। जो लास्ट में आउट हुई। सो मैंने कहा यार अच्छा, आप कह रहे हो कि 100 रुपए की 100 यूनिट्स रिटर्न हुई हैं, ठीक है, 500 के हिसाब से। मैं देखता हूँ मैंने पिछली सेल्स किस किस रेट पे की है, तो मैंने कहता हूँ यार पिछली सेल 80 यूनिट्स मैंने 500 के हिसाब से की है, तो वो उसी पे वापस ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखें 80 यूनिट्स 500 के हिसाब से ही वापस हो गई 40,000। और 20 यूनिट्स के मैंने ये तकरीबन 300 वाले में से किए, ठीक है। तो 20 यूनिट 300 के हिसाब से, यानी कि क्या बात हुई, सेल रिटर्न को उसी रेट पर लो जिस पे आप आजकल जो आपका रेट चल रहा है, ठीक है। तो आजकल मैंने पिछली जो भी सेल की थी ना, उसके उसने सवाल में बताया तो नहीं है कि कैसे रिटर्न हुई है। तो मैंने कहा बस जो रेट चल रहा है, मैंने कहा जी 80 रुपये, 80 यूनिट्स मैंने बेची थी 500 के हिसाब से, उसी पे रेट वापस ले लेता हूँ। और 120 बेची है मैंने 300 के हिसाब से। तो हमने तो टोटल 100 वापस आई है ना, 100 में से 80 ये होगी, तो बकाया जो 20 है वो हमने 300 के हिसाब से रिटर्न कर ली, ठीक है। तो शेयर रिटर्न यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। किसी का कोई इशू है तो बताएं, ठीक है। इस तरह स्टॉक मेंटेन हो गया कैसे, ठीक है। अब इसको स्टॉक 5 है तो स्टॉक में स्टॉक होल्ड, अच्छा इसमें एक और चीज देखें, एक और काम की चीज देखें, ठीक है। एक और काम की चीज क्या है कि आपने हमेशा सेल्स को यहाँ पर, सेल रिटर्न को यहाँ पर शो कराना है, लेकिन माइनस साइन के साथ, ठीक है। सेल रिटर्न को सेल वाले कॉलम में ही शो कराना है, ठीक है, सेल कॉलम, ठीक है। ये देखें ये वाला हमने क्या कहा था, कॉस्ट ऑफ सेल का कॉलम, स्टॉक आउट का कॉलम, स्टॉक इसमें ही शो कराना है, ठीक है। यूनिट्स नेगेटिव का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव यूनिट्स का क्या मतलब है, यहाँ पे सेल हो रही है, ठीक है। तो सेल रिटर्न नेगेटिव से रिफ्लेक्ट, ठीक है। क्वांटिटी भी नेगेटिव हो सकती है, अमाउंट भी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन रेट कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये बात याद रखिए, ठीक है। रेट ये तो नहीं हो सकता मैंने 500 यूनिट्स -200 के हिसाब से वापस लिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो रेट पॉजिटिव रहेगा, स्टॉक आउट, ठीक है। यहाँ पे जो सेल कर रहे थे वो पॉजिटिव पॉजिटिव, सेल रिटर्न को यहाँ पे लिखना है लेकिन नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो यूनिट्स और अमाउंट्स नेगेटिव होंगी, रेट उसी तरह पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। रेट वही है जो पिछला रेट चल रहा था, ठीक है, ये 500 और ये 300,
एक बात। इसी तरह परचेज यहाँ पे देखें, परचेज यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव है, जो परचेज रिटर्न होगी, क्या उसको मैं सेल वाले कॉलम में लिखूं यहाँ पे पॉजिटिव करके? नहीं, क्योंकि वो तो सेल तो नहीं है, वो परचेज ही रिटर्न हुई, तो लिखूंगा इसी कॉलम में, मगर यहाँ पे यूनिट्स के साथ नेगेटिव, अमाउंट के साथ नेगेटिव, रेट कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, ये अगले पेज पे हम जाके देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्विकली इरेज करता हूँ। ठीक है, तो अभी तक रूल हमने क्या सीखा? ठीक है, इरेज करने से पहले इसको एक दफा फिर रिवीजन। ठीक है, रूल हमने ये सीखा भाई साहब के सेल रिटर्न को सेल वाले स्टॉक आउट वाले में ही शो कराओ, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। और नेगेटिव साइन यूनिट्स नेगेटिव हो सकती है, यानी कि यूनिट्स वापस आई हैं। ठीक है, सेल्स ऐसे तो पॉजिटिव है, यूनिट्स नेगेटिव आई हैं, और अमाउंट भी नेगेटिव हो सकती है क्योंकि उसका ऑपोजिट है, लेकिन रेट कभी नेगेटिव नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात ये कि सेल रिटर्न उसी रेट पे ले लो जिस जो रेट आपका चल रहा है। तो मैंने पिछली सेल 580 यूनिट्स 500 के हिसाब से की थी, और बाकी 300 के हिसाब से उसी पे रिटर्न कर लिए हैं। फर्ज करें यहाँ पे मैं कहता यार मेरे पास सिर्फ 50 यूनिट रिटर्न हुई, तो खाली 50 इसी रेट में कवर हो जाता। ठीक है, 50 500 लिखता। ठीक है, अब यहाँ पे 100 की है तो 80 इस पे आई है, और बकाया जो थी वो इस पे आई है। ठीक है, क्योंकि मैंने 100 पूरी करनी है, तो 80 मैंने 500 के हिसाब से पिछली बेची है, तो उसी पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो और बाकी जो 80 और जमा 20, तो 20 जो से मैं अगले रेट के हिसाब से रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू? ठीक है, अब हुआ क्या, अब यहाँ पे क्या हुआ जी, कि हमने दोबारा 5 हुआ ना, तो इसके ऊपर रिकॉर्ड अपडेट करना है। ठीक है, अब ये देखें, ये 80 यूनिट्स आई हैं 500 के हिसाब से। ठीक है, तो ऊपर वाली कितनी थी? 2, ये उसी तरह नीचे आ गई 30 एंड 30। ठीक है, तो ये जो रिटर्न हुई है 80, तो अब ये क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा बन जाएगी ना, चीज वापस आ गई तो हमारे पास पड़ी होगी। ठीक है, तो 80 500 यूनिट्स के हिसाब से हमारे पास पड़ी हुई है। ठीक है, बाकी ये वाली 80 इसी तरह आई, उसमें 20 हमने ये वाली भी ऐड कर ली क्योंकि इनका रेट सेम है ये। और बाकी जो 300 यूनिट्स पड़ी थी उसी हिसाब से पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई मसला? ठीक है, क्योंकि जो सामान वापस होता है वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा होगा ना, कोई फेंक तो नहीं देंगे, अपने पास ही रखे रखेंगे। ठीक है, तो हमने कहा था 300 जमा 380 यूनिट्स पड़ी थी, लेकिन उसमें से 100 अब आ गई, तो आप क्लोजिंग देखें 300 400 480 हो गई। ठीक है, तो 380 हमारे पास पहले की थी यूनिट्स, 100 वापस आ गई है, तो क्लोजिंग स्टॉक में देखो हमारे 400 यूनिट्स हैं। ठीक है, ठीक है, 80 यूनिट्स ये आई। ठीक है, उसी तरह जाके क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन गई, क्योंकि सेल रिटर्न हुई, हमारे पास स्टॉक आ गया। बाकी जो सी हैं 80 ये और 20 ये मजीद 100 ये होगी, और ये 300 तो उसी तरह पड़ी हुई है। ठीक है, तो इन्वेंट्री का रिकॉर्ड फिर से अपडेट हो गया है। अब आते हैं जी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुई है हमारे पास। नेक्स्ट हुआ है जी भाई साहब परचेज किए, तो अगेन परचेज की आपको वेरी सिंपल, आपको पता है कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। फिर 10 जनवरी को परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न के बारे में रूल क्या बनाया था कि परचेज रिटर्न को उसी रेट पर रिकॉर्ड करो जिस रेट पर वो आपसे लेगा। सेल में तो हमने कहा था जो पिछला रेट चल रहा है उसी पे ले ले, परचेज में उसी रेट पे करना है जिससे वो आपको वापस लेगा। तो उसने कहा परचेज रिटर्न 100 गुड्स जो कि 9 तारीख को ली थी, तो 9 तारीख क्या है ये? ठीक है, 9 जनवरी को किस रेट पे ली थी? 400, तो मतलब हमसे जो वापस करेगा ये 100 यूनिट्स, वो भी 400 के हिसाब से ही वापस करेगा। तो आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें इसने 200 यूनिट्स परचेज की। ठीक है, 200 यूनिट्स परचेज की 400 के हिसाब से, पहले वाला उसी तरह 3 आते गए। ठीक है, ये 3 बस, और ये जो मजीद परचेज किए ये क्लोजिंग में ऐड हो गया। ठीक है, 200 यूनिट्स 400 के हिसाब से ऐड। ठीक है, फिर परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज की साइड लिखते हैं, तो परचेज रिटर्न भी कहा था मैंने इसी साइड लिखेंगे, लेकिन साइन नेगेटिव हो जाएगा। क्वांटिटी का साइन नेगेटिव हो सकता है, अमाउंट का, रेट का नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब जो चलेगी, जो सेल्स हुई थी वो हमने ऐड की थी, जो चलेगी वो माइनस होगी। ठीक है, और किस रेट पर जाएंगी हमने कहा था वही रेट जो वो बताएगा।
ठीक है। परचेज रिटर्न अपनी मर्जी से नहीं करवा सकते। तो उसने ये कहा यार ये तो 9 तारीख वाली परचेज, तो 9 वाली और कुछ बताया नहीं, तो मतलब 9 वाली 400 की खरीदी थी तो 400 की वापस देंगी, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई 400, 40,000, ठीक है। ये ऊपर वाली उसी तरह आई, पहली भी उसी तरह आई, दूसरी भी तीसरी भी, ठीक। अब यहाँ पे 200 यूनिट्स थी। अब 200 में से 100 चली गई तो फिर पीछे 100 यूनिट्स रह गई, ठीक है। 400 के हिसाब से 40,000। तो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक बन गया इस दिन का, ठीक है। कोई इशू? सिंपल है ना, ठीक है। परचेज रिटर्न, परचेज यहाँ पे पॉजिटिव लिखते हैं, परचेज रिटर्न नेगेटिव, अमाउंट भी नेगेटिव, और रेट जिस रेट पर हुई। उसने क्या कहा, 9 तारीख वाली वापस थी, तो मतलब 9 तारीख को तो मैंने 400 के हिसाब से खरीदी थी, तो उसी रेट पे वापस जाएंगी, ठीक है। बाकी तीन उसी तरह आ गए, ठीक है। जो वाला वापस गया 200 में से 100 वाली वापस चली गई, तो 100 आ गई मेरे पास एलिजा के, फाइन। अब दो नए कॉन्सेप्ट है, एक होता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स वाला दुनिया है नहीं है, शॉर्टेज। ड्राइंग्स क्या हमने पहले बताया क्या होती है ड्राइंग्स, जो कि बिजनेस का ओनर लेके चला जाता है ना सामान, ठीक है। उसको हम एक्सपेंस शो नहीं कराते बल्कि ड्राइंग कराते हैं, ठीक है। मालिक लेके चला गया बिजनेस का, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एंट्रीज कोई, यहाँ पे अब इसने क्या कहा है, ड्राइंग्स हुई है, ठीक है। तो ड्राइंग्स मतलब उसका ओनर कोई सामान लेके चला गया, ठीक है। तो वो सॉर्ट ऑफ क्या होती है, सेल्स की तरह ही कहते हैं। ड्राइंग्स की नेचर क्या है, सेल्स की तरह ही है। तो 10 यूनिट्स, एक मिनट, पहले क्या हुई है जी, हाँ शॉर्टेज हुई है 10 यूनिट्स की और 5 यूनिट्स की ड्राइंग्स हुई है, फाइन, ठीक है। शॉर्टेज हुई है 10 यूनिट्स की और 5 यूनिट की ड्राइंग्स हुई है। जस्ट 1 सेकेंड टू अरेज दिस ऑल। चलें जी, ठीक है। 10 यूनिट्स की शॉर्टेज हुई है, ठीक है। शॉर्टेज मतलब आपने क्या किया, इन्वेंटरी रिकॉर्ड रखा, आपने जाके कहा यार अच्छा स्टोर में तो इतनी यूनिट्स पड़ी होनी चाहिए, ठीक, ठीक है। कितनी होनी चाहिए थी, 80 जमा 100, 180, 300, 480, 480 प्लस 1, 580, 580 होनी चाहिए थी ना 10 तारीख को। फिर आप 11 तारीख को स्टोर में गए, यार आपने कहा अच्छा, स्टोर में जब चक्कर लगा आपका तो आपने देखा कि वहां पे 580 नहीं बल्कि 570 यूनिट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। 570 यूनिट्स, तो 10 यूनिट्स कहाँ की, वेयर आर दोस 10 यूनिट्स। तो हम ये कहते हैं ये शॉर्ट हो गई है, ठीक है। कुछ भी वजह हो सकती है, ठीक है, शॉर्टेज की कुछ भी वजह हो सकती है। हो सकता है आपका कोई रिकॉर्ड का मसला हो, आपने सही रिकॉर्ड ना किया हो, ठीक है। किसी ने आपको, कस्टमर ने बिल भेजा हो 110 यूनिट्स का, तो आपने 100 लिख दिया हो, ठीक है। रिकॉर्डिंग में मसला हो सकता है, या सच में किसी ने गायब कर दिए, थेफ्ट हो सकती है, ठीक है। कुछ भी रीजन है, बहरहाल हमने अपना तो रिकॉर्ड अपडेट करना है। हमने देखा यार कि भाई साहब 580 की जगह 570 यूनिट्स पड़ी हैं, ठीक है। तो 10 यूनिट शॉर्ट है, ठीक है। तो समझो ये गायब हो गई है, मतलब यहाँ से सेल सेल ही तस्वीर किया जाता है, ठीक है। सो बस वही है बात, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो हम कहेंगे ये 10 यूनिट इन्हीं में से की है, ठीक है। तो देखें 80 की जगह यहाँ पे 10 आउट हो गई है, ठीक है। 70 रह गई हैं उसी रेट पे 500, बाकी तीन उसी तरह ही है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो 10 यूनिट जो गई हैं वो उसी में से गई हैं जो पहले आई हुई थी, फाइन। फिर आखिरी तारीख 5 यूनिट की ड्राइंग्स की है। ड्राइंग्स भी लाइक मालिक निकाल के ले गया, ठीक है। तो वो बिजनेस के तो स्टॉक से चली गई, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे, ठीक है। और वही बात है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो कहाँ से जाएगा, इसी 75 में से 5 यूनिट्स मजीद लेगा, तो वो पीछे 65 रहेगी 500 के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो अब बैलेंस शीट में आप कहेंगे 3,12,000 रुपए की इन्वेंट्री की कॉस्ट की इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी हुई है। इसको आपने डायरेक्ट नहीं लिख देना बल्कि एनआरवी से कंपेयर करवा कर लिखना है, ठीक है। ये यहाँ पे हुआ है, ठीक है। ये जब हम एनआरवी का टॉपिक कर लेंगे तो ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग आपने यहाँ तक करना है, दिस इज सफिशिएंट, ठीक है। कि आपने किया क्या, सेल्स परचेज रिकॉर्ड करना हमने सीख लिया फाइफो में, ठीक है, और वेटेड एवरेज, ठीक है। फिर सेल रिटर्न का हमने क्या कहा, उसी रेट पर रिकॉर्ड करो जो अभी चल रही है, जिस पे रिसेंटली आपने सेल किया, ठीक है। तो उस पे आपने रिकॉर्ड की।
ठीक है, सेल वाले कॉलम में की, लेकिन सेल रिटर्न है तो साइन नेगेटिव हो जाएंगे। इसी तरह परचेज वाली भी हमने कहा परचेज कॉलम में रिकॉर्ड करो, लेकिन चूंकि परचेज रिटर्न है वो, तो रेट नेगेटिव हो जाएंगे। और परचेज रिटर्न उसी रेट पर रिकॉर्ड करो जिस पर वो वापस लेगा। ठीक है, कोई ड्राइंग्स हुई है तो वो फाइफो मेथड है, तो जिस रेट पर ड्राइंग्स की हैं, जो पहले का स्टॉक पड़ा है उसी में से क्या होगा सामान। या कोई शॉर्टेज हुई है, आपने जाके फिजिकली देखे चीज कोई कम पड़ी है, ठीक है, या ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, ज्यादा भी होगी तो आपने उसी तरह रिकॉर्ड करनी है। तो शॉर्टेज में हमने क्या कहा, अच्छा चीजें कम है, तो आपने कहा ठीक है ये सेल की तरह ही ट्रीट कर लेते हैं इसको, ठीक है। और रेट कौन सा यूज किया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो सबसे पहले वाली पड़ी थी उन्हीं में से चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई मसला है किसी का, देख लें यहाँ तक। चलें जी, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? ठीक है, मैं भी वैसे एक ही दिन में सारे लेक्चर रिकॉर्ड करूँ तो ठीक है, बाकी घबराना नहीं आपने इंशाल्लाह, क्योंकि अभी एग्जाम हमारे करीब हैं, तो चीज़ें हमने समझनी है, ठीक है। एंड इजीली इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया जी। 5 वेटेड एवरेज बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट होगा उसका, ठीक है। वेटेड एवरेज क्या होगा, कॉपी पेस्ट, ये नीचे हुआ है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि हर ट्रांजैक्शन पे रेट अपडेट होगा। 40 जमा 100, ठीक है, यूनिट्स में यूनिट ऐड की 140, कॉस्ट में कॉस्ट ऐड की 16,000 की पहले की थी, 50 की मजीद ली तो 66,000, ठीक है। यूनिट्स में यूनिट्स ऐड, अमाउंट में अमाउंट ऐड, और रेट खुद ब खुद निकल आएगा, ठीक है। और रेट आप देखेंगे हर परचेज ट्रांजेक्शन के ऊपर रेट अपडेट हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने सेल किया ना, फिर 471 रह गया, फिर सेल किया, फिर 471 रह गया, मतलब सेल पे रेट अपडेट नहीं होता, परचेज हाँ। जब परचेज किया देखें, अब पिछली से अगली चीज सस्ती मिली है, ठीक है, पहले 500 की मिली थी, इस बार सस्ती, तो आपने देखे रेट फौरन से गिर गया 471 से कम, ठीक है, क्योंकि वेटेड एवरेज हो रहा है, ठीक है, हर ट्रांजेक्शन पे रेट अपडेट हो रहा है। फिर 700 की महंगी मिली, ठीक है, तो एकदम रेट दोबारा बढ़ जाएगा, देखें रेट दोबारा बढ़ गया, ठीक है। तो यूनिट्स में यूनिट्स ऐड, अमाउंट में अमाउंट ऐड, और रेट खुद ब खुद निकलेगा। सेल का हमने क्या कहा, सेल उसी रेट पे रिकॉर्ड कर लो, सेल रिटर्न जिस रेट, जो रेट चल रहा है। तो आपका रेट क्या चल रहा है, पिछला रेट 531, तो आपने सेल रिटर्न भी उसी रेट पे रिकॉर्ड की, ठीक है। जबकि परचेज रिटर्न, ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, परचेज रिटर्न को उस रेट पर रिकॉर्ड नहीं करना जो आपका चल रहा है, ठीक है, क्योंकि परचेज तो आपने दूसरे बंदे को वापस करनी है ना, वो जिस रेट पर लेगा तभी वापस होगा। तो उस बंदे ने कहा यार मैं तो 400 पे लूंगा, ठीक है, ऊपर सवाल में हमने पढ़ा था, परचेज रिटर्न पर वो यूनिट्स थी जो 9 तारीख को आई, तो 9 तारीख को यूनिट्स आई वो 400 के हिसाब से आई है, ठीक है, ये तो वो 400 के हिसाब से ही जाएगा, ठीक है। ये देखें 400 के हिसाब से गया, ठीक है। तो सेल रिटर्न जो रेट आपका चल रहा है उस पर ले लो। परचेज रिटर्न के लिए भाई वो कहता है जो रेट चल रहा है ना उस पर नहीं लेना, ये देखिए 492 चल रहा है, उस पर नहीं लेना, बल्कि जिस रेट पे आपने, वो उस बंदा आपको कहेगा कि वापस करूंगा मैं उसी, तो उसने 400 की हमने उससे ली थी, तो 400 पर ही वो वापस लेगा हमसे। तो अगेन यूनिट्स नेगेटिव हो सकती है, अमाउंट नेगेटिव हो सकती है, क्वांटिटी रेट कभी भी पर यूनिट नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो 680 में से 100 चलेगी तो 580, 300, 3,34,000 में से 40 चलेगी तो 294 आ गई हमारे पास, ठीक है। बस इसी तरह पे 10 यूनिट्स आपकी क्या हुई थी, शॉर्ट हुई थी, तो जो रेट पे है एवरेज रेट चल रहा है उसी पे, और ड्राइंग्स हुई हैं तो जो एवरेज रेट चल रहा है। तो अब क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 2,87,020 का पड़ा हुआ है। फाइन, यहाँ तक हो गया हमारा परपेचुअल विद फाइफो एंड वेटेड एवरेज कंप्लीट, ठीक है, परपेचुअल कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम पीरियोडिक की तरफ, ठीक है। तो पीरियोडिक का पहले हम सीख लेते हैं कि पीरियोडिक बनाना कैसे है, फिर उसके बाद दोबारा इसी क्वेश्चन को करेंगे, देखेंगे पीरियोडिक तो बहुत आसान है, ठीक है। अब हम जाते हैं जी यहाँ से पीरियोडिक इन्वेंट्रीज, पीरियोडिक इन्वेंट्री, ठीक है। पीरियोडिक इन्वेंट्री में हमने क्या कहा था कि साथ साथ रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता, बल्कि एक ही दफा पीरियड एंड पे, पीरियड या ईयर एंड, ये पीरियड एंड कहना चाहिए, ठीक है। किसी भी जो भी मतलब क्वार्टरली कंपनी बना रही है अकाउंट, तो क्वार्टरली देखती है, 6 मंथली बना रही है तो 6 मंथली,
ईयर पे बनाते हैं तो ईयर, ठीक है। तो पीरियड एंड पर आप क्या करते हैं, फिजिकल काउंट करते हैं, ठीक है। पीरियड एंड पे आप क्या करते हैं, फिजिकल काउंट करते हैं कि यार इतना स्टॉक मेरे पास पड़ा है, ठीक है, और उस रेट पे इन्वेंट्री वैल्यू करें। क्या फिजिकल काउंट करते वक्त चीज देखकर आप उसकी कीमत बता सकते हैं? नहीं, मैं तो है नहीं बता सकता, ठीक है। चलें जी, तो उसको हम क्या करेंगे, फिजिकल काउंट से हमें क्या पता चलेगा, क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी, ठीक है। पीरियोडिक में हम साथ साथ रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, ये बात हम पहले एग्री कर चुके हैं। और हम करते क्या है कि फिजिकली जाते हैं साल के आखिरी दिन या जब भी पीरियड खत्म हो रहा है तो देखते हैं फिजिकल चीजें कितनी की पड़ी हैं, क्वांटिटी, ठीक है। चीज देख कर तो उसकी कीमत नहीं बताई जा सकती ना। तो आपने फिजिकल स्टॉक से आपने उसकी क्वांटिटी मेजर कर ली, क्या इतनी यूनिट्स हैं, ठीक है, लेट्स सपोज 100 यूनिट्स है। तो क्या हम 100 यूनिट्स लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? नहीं, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। हमने क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 100 अमाउंट लिखते हैं ना, क्वांटिटी तो नहीं लिखते, अमाउंट लिखते हैं। तो अब इशू आ गया, अब इश्यू को रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो रिजॉल्व कैसे करना है, सिंपल, हमने फार्मूले बनाते हैं, कुछ फार्मूलाज, ये 3 फार्मूले आपको सिखाऊंगा, इसी से सारे पीरियोडिक के सवाल इसी 3 फार्मूला से इंशाल्लाह हल हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला फार्मूला है, लिखिएगा ध्यान से, कि वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेट, ये फार्मूला है। क्वांटिटी आपको कैसे पता चलेगी, आप जाएंगे फिजिकल काउंट करने के, यार इतनी चीजें मेरे पास पड़ी हैं, मल्टीप्लाई रेट, अब रेट के लिए क्या है, रेट के लिए 2 फार्मूले हैं, ठीक है। पहला फार्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई बाय रेट, ठीक है। अच्छा जी, अब रेट के 2 फार्मूले हैं, क्यों, रेट डिपेंड करता है कि आप फाइफो यूज कर रहे हैं या वेटेड एवरेज, ठीक है, फाइफो या वेटेड एवरेज, ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्टिंग यूज करते हैं, ठीक है। रेट के दो, क्वांटिटी आप दोनों फाइफो यूज करें, वेटेड एवरेज, जब आप जाएंगे तो चीजें सामने पड़ी होंगी, जितनी 10 20 50 100 1000 लाख यूनिटें पड़ी हैं, वो तो रेट क्वांटिटी का मसला नहीं है, रेट का मसला आता है। तो रेट आपने निकालना है, या तो फाइफो से निकलेगा या वेटेड एवरेज से। अगर आप फाइफो यूज कर रहे हैं ना, तो रेट का क्या फॉर्मूला होगा, रेट, ठीक है, फाइफो, रेट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ परचेजेस डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ परचेजेस, परचेजेस, ठीक है। फाइफो के लिए ये रेट हमेशा अप्लाई होगा। और अगर आप रेट निकाल रहे हैं और आप यूज करें वेटेड एवरेज कॉस्ट, ठीक है, तो सेम यही होगा, लेकिन ओपनिंग भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ परचेजेस, सारी कॉस्ट, ठीक है, टोटल, ठीक है, यहाँ पे टोटल लिखना चाहिए मुझे, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस पूरे साल के दौरान जितनी भी, डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स भी टोटल, टोटल सारी जितनी भी यूनिट्स परचेज की, तो इससे आपका रेट निकल आएगा, ठीक है। और उसको हम फॉर्मूले में डाल के हल कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम, ठीक है, ये फॉर्मूले आप याद रखिएगा, क्या फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई रेट, ठीक है। ये सारे पीरियोडिक में, परपेचुअल में तो हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कहाँ से पता चलती थी, जो उसका, ये, ठीक है, ये आपको याद है ना, ये, ठीक है, यहाँ यहाँ से हमें पता चलती थी क्लोजिंग स्टॉक की परपेचुअल में, जो भी इन्वेंट्री शीट बता रही होती थी, लेकिन पीरियोडिक में तो वो वैल्यूज नहीं बता रही, पीरियोडिक में हमने स्टॉक काउंट करने गए और वहां से हमने क्वांटिटी देख ली, ठीक है, जितनी भी 500 यूनिट्स है। रेट पे हमें डिपेंड करता है, फाइफो यूज करते हैं या वैक, ठीक, फाइफो यूज करते हैं तो कॉस्ट ऑफ परचेजेस डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ परचेजेस,
और वेटेड एवरेज यूज करते हैं तो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ परचेज डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स ऑफ परचेज टोटलिटी में देखते हैं, ठीक है। तो इससे रेट निकल आएगा, उसको मल्टीप्लाई करके इजीली हम निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। चलें जी, अब हम जाते हैं उसी क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वहां पे ऐसा है कि नहीं। चलें जी, ठीक है। अब हमने रिकॉर्डिंग की थी परपेचुअल सिस्टम से FIFO, ठीक है, और नीचे हमने की थी परपेचुअल सिस्टम, ठीक है। परपेचुअल मतलब रिकॉर्ड बनाते हैं और वेटेड एवरेज हर रिकॉर्ड अपडेट होता है। अगर मैं पीरियोडिक के साथ करूं, ठीक है, अरे इसमें उसने पूछा ही नहीं है, कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं फौरन से। हाँ, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 10, ठीक है, एग्जाम्पल 10 देखते हैं, ठीक है। परपेचुअल में हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। परपेचुअल में हमने क्या करना कि हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन होगा, वो हम पूरा क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम कर रहे हैं पीरियोडिक, ठीक है। पीरियोडिक में हमने क्या कहा था, क्लोजिंग स्टॉक की कैसे वैल्यू निकलेगी, ठीक है, यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट डिपेंड करता है कि आप FIFO यूज करते हो या वेटेड एवरेज। मैं कहता हूँ यार मैं वेटेड एवरेज यूज करता हूँ, तो वेटेड एवरेज को रेट का क्या फॉर्मूला था, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ परचेजेस, सारी परचेजेस, ठीक है, डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स ऑफ परचेजेस, ठीक है। बस इसी फार्मूले से रिकॉर्डिंग हम रेट निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं ना कि हम सही फार्मूला है, इसमें कोई एरर तो नहीं है। सो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना है, ये देखें, ओपनिंग इन्वेंट्री एज ऑन 1 जनवरी 2,20,000, 2,20,000 ये, प्लस कॉस्ट ऑफ परचेजेस, तमाम परचेजेस, ठीक है, ये सारी मिला के ये 4 मैंने परचेजेस किए, तो 5,44,000 की परचेजेस डिवाइडेड बाई यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स 20,000 प्लस यूनिट्स ऑफ परचेज, सारी यूनिट्स कितने मैंने परचेज किए इन सबको सम करें तो 40,000। तो ये मेरे पास रेट निकलेगा, निकालें जरा क्या निकलता है। कैलकुलेटर, 2,20,000 जमा 544 डिवाइडेड बाय 60,000 यूनिट्स, तो रेट निकला 12.73, 12.73 पर यूनिट रेट निकला, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, यूनिट्स कहीं से लेके आता हूँ, मल्टीप्लाई बाय रेट 12.73 को करता हूँ मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा। अब यूनिट्स कहाँ से लेके आऊँ, ठीक है, यूनिट्स उसने बताई होगी, नहीं बताई तो हम निकाल सकते हैं, कितनी, कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं कि यूनिट्स, ठीक है, ओपनिंग यूनिट्स मेरे पास कितनी थी, ठीक है, यूनिट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, 20,000 मेरे पास ओपनिंग यूनिट्स थी, ऐसा है कि नहीं, ओपनिंग यूनिट्स ये 20,000, फिर 40,000 मैंने परचेज की मजीद, ठीक है, और इसमें मैं कहता हूँ मैंने 48,000 बेच दिए हैं, ठीक है, तो 48,000 बेच दिए, तो कितनी आ जाएंगी, 20,000 ओपनिंग थी प्लस 40,000 मजीद ली, और मैं कहता हूँ इसमें से 48,000 बेच दिए, ठीक है, 20 प्लस 40 60 होगी, 60 में से 48 बेच दी तो कितनी बची, 12,000 ठीक है, तो यहाँ पे मैं 12,000 लिख देता हूँ, ठीक है, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 12.73, तो ये आ जाएगा 152,760, ठीक है। ये मेरे पास आ गई क्लोजिंग यूनिट्स की वैल्यू पीरियोडिक में, पीरियोडिक यूज कर रहा हूँ मैं और वेटेड एवरेज यूज कर रहा हूँ, 152,760, तो देखते हैं उसने भी ये निकाला कि नहीं, 152,760 ये, ठीक है, 152,760 या 800 तकरीबन, राउंडिंग ऑफ का फर्क है, ठीक है, वही देखें 12.73 उसकी
वो है रेट है, और 12,000 रुपया, 12,000 यूनिट्स है, ये रेट है। ठीक है, 152 760 लिख लें या 800 लिख लें राउंडिंग ऑफ की वजह से, तो मतलब जवाब हमारा सही आया है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो पीरियोडिक में देखा कैसे फॉर्मूले से निकल आते हैं। ठीक है, तो यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यूनिट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हमने देख लिया, मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है, वेटेड एवरेज अगर यूज करते हैं तो वेटेड एवरेज क्या है, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ तमाम परचेजेस, डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स ऑफ तमाम परचेजेस। तो इस तरह करके रेट निकल आएगा, रेट को यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू निकल आएगी, टोटल इतने वैल्यू की आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है। ठीक है, ये तो आ गया यहाँ तक। अब हम करते हैं परपेचुअल में ही, हम करते हैं परपेचुअल में फाइफो से। ठीक है, तो फाइफो में हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो अगर तो डाटा इस तरह का ठीक ठीक अवेलेबल है, ठीक है, देखिए हमें पर यूनिट का डाटा, हर रिकॉर्ड का डाटा सही सही अवेलेबल है, तो लास्ट में कौन सी यूनिट्स पड़ी होंगी, 12,000। ठीक है, तो फाइफो में हम क्या कहते थे, लास्ट में वही यूनिट्स पड़ी हैं जो सबसे आखिर में ली है। ठीक है, तो सबसे आखिर में हमने अल्लाह भला करे 14,000 यूनिट्स ली थी। ठीक है, और किस रेट में ली थी, 15,000। ठीक है, तो हमने यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, 12,000 यूनिट्स है क्लोजिंग स्टॉक की, किस रेट पर है जो सबसे आखिर में आया था, तो आखिर में कौन सा आया था, 15। ठीक है, 15 रुपए की रेट से आई थी। ठीक है, तो इसका आंसर आप देखेंगे 12,000 यूनिट्स। ठीक है, 15 रुपए रेट के हिसाब से 1,80,000। ठीक है, अब यहाँ पे वो फार्मूला क्यों नहीं यूज किया हमने, कॉस्ट ऑफ परचेजेज डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ परचेजेज, क्यों, क्योंकि डाटा सिंपल गिवन है कि सबसे लास्ट में बड़ी परचेज है। ठीक है, 14,000 से कम कम यूनिट्स हमारे पास पड़ी हुई है। ठीक है, पॉइंट समझे कि नहीं, अगर ये आखिरी यूनिट्स होती ना, यहाँ पे मैंने परचेज की होती 10,000, ठीक है, तो फिर मैं वही फार्मूला यूज करता। ठीक है, कॉस्ट ऑफ परचेज डिवाइडेड बाय यूनिट्स, क्यों, क्योंकि वो एक वेटेड एवरेज निकल आता। लेकिन यहाँ पे मुझे साफ नजर आ रहा है कि यार आखिरी 12,000 वही पड़ी हैं फाइफो में जो आखिरी 14,000 में से ली थी, तो बस साफ नजर आ रहा है, तो फिर नहीं करना। अगर ये नहीं पता, कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज 12 की जगह 17,000 पड़ी होती, तो आगे तो मुझे पता है कि 14,000 पड़ी हैं, तो बाकी 5,000 ये वाली हैं, ये वाली हैं, कौन सी हैं। ठीक है, फाइव का तो यही होगा, लेकिन फिर उस केस में हम वो रेट निकाल लेते हैं, उससे जवाब परफेक्ट सेम आता है। ठीक है, अगर ये सामने क्लियर नजर आ रहा हो ना कि आखिरी 12,000 रुपया इन्हीं में से है, तो फिर तो मसला नहीं है, जिस तरह हमने किया है, आखिरी 12,000 यूनिट्स इसी रेट पे हैं, तो हमने वो उठा लिए। अगर उससे कम होती, ठीक है, मतलब ये कम होती, तो हम फिर वही कॉस्ट ऑफ परचेज, 20 ऑफ परचेज। ठीक है, तो उस फार्मूले से भी आपके सवालों का जवाब सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई इशू किसी का, ठीक है, आई बिलीव कि आप बहुत तेज से कराऊँ, लेकिन आपने ये करना है कि पॉज करके आराम सुकून तहम्मुल मिजाजी से देख लेनी है चीजें। अच्छा, हाँ, एक काम की बात यहाँ पे बता देता हूँ कि हमने यूनिट्स कैसे निकाली थी। ठीक है, क्या होता था हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक कितना था, 20,000, ये ऊपर मैंने किया। ठीक है, प्लस परचेजेस, ओपनिंग में परचेज शामिल कर दें तो, ठीक है, मेरे पास 20,000 पहले का सामान बिकने के लिए पड़ा था, 40,000 का मैंने मजीद ले लिया, तो अब मेरे पास कितना बिकने के लिए पड़ गया, पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, 20,000 का पहले का स्टॉक पड़ा था, 40,000 का मजीद ले लिया, तो अब 60,000 अवेलेबल है। तो मैं कहता हूँ इसमें से जितना सेल हो गया, सोल्ड या सेल, ठीक है, 48,000 में सेल हो गया है, तो बकाया क्या बचेगा, 12,000। ये क्या होगा, क्लोजिंग। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी आपने याद रखनी है, क्या, ओपनिंग स्टॉक, ये मैंने बेचने के लिए रखा था, जहरी बात है, ओपनिंग, फिर परचेजेस की मैंने 40,000 की मजीद परचेज की, तो अब मैं बेचने के लिए मेरे पास कितना पड़ा हुआ है, 60,000 अवेलेबल फॉर सेल। 60 में से मैं कहता हूँ यार 60,000 बेचने के लिए रखा था, लेकिन 48 तो बिक गया है, तो बकाया 12,000 नहीं बिका, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इक्वेशन बनाना सीखे। ठीक है, और अगर आपको ये बता दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे बंद करता हूँ।
एक मिनट, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस दिस परचेज में से सेल माइनस करने तो बाकी आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो इसको ओपन नीचे भी क्या है, मैं कहता हूँ यार ओपनिंग स्टॉक मेरे पास था भाई साहब 20,000 का, ठीक है। मैंने मजीद परचेज किया जी 40,000 का मजीद परचेज कर लिया, ठीक है। मेरे पास कितना होगा अवेलेबल फॉर सेल 60,000। 60 में से मेरे पास क्लोजिंग पड़ा हुआ है, क्लोजिंग जी क्या मुझे फिजिकल काउंट करने, मैंने कहा यार मेरे पास 12,000 का क्लोजिंग पड़ा है, तो बाकी 48,000 किधर गया, वो सेल में चला गया, वाइस वैसा ना ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्या था, मैंने कहा था 20,000 का ओपनिंग है, 40,000 का मजीद परचेज किया तो 60,000 का पड़ा हुआ है अब बिकने के लिए, तो उसमें से 48 बिक चुका है, तो बाकी अब कितना पड़ा हुआ है बिकने के लिए क्लोजिंग में 12,000 से। इसमें केस में क्या हुआ, मैंने कहा यार 20,000 रुपये पड़ा हुआ है, 40 मजीद ले लिए 60,000, 60 में से मैं कहता हूँ यार 12,000 क्लोजिंग में पड़ा हुआ है, तो बाकी कहाँ गया, बाकी भी गया तो वो सेल, ठीक है। यहाँ पे भी 48,000 की सेल है, यहाँ पे भी सेल, ठीक है। जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इक्वेशन है ना, प्लस माइनस इधर उधर कर दिया तो चीजें आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो अब आज के लेक्चर तक हमने क्या क्या कवर किया है, ठीक है। इन्वेंट्री का स्कोप हम कल कवर कर चुके थे, उसकी कॉस्ट, कॉस्टिंग के, इन्वेंट्री के सिस्टम्स, पीरियोडिक, परपेचुअल, ठीक है। पीरियोडिक क्या होता था, हर चीज के बाद रिकॉर्ड मेंटेन होता था, वेटेड एवरेज पीरियोडिक में भी यूज होता था, परपेचुअल में भी, ठीक है। ये बात यहाँ पे एक मिनट कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। बात यहाँ पे कंक्लूड कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर खत्म, ठीक है। बात क्या कंक्लूड करनी है कि इन्वेंट्री के दो सिस्टम्स हैं, क्या, पीरियोडिक और परपेचुअल, ठीक है। पीरियोडिक में भी और परपेचुअल में भी दो कॉस्टिंग के तरीके हैं, वैक और फाइफो, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट दोनों में यूज होते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री के रिकॉर्ड करने के दो सिस्टम है, पीरियोडिक, परपेचुअल। परपेचुअल में क्या होता है, हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन होता है, हर ट्रांजेक्शन पे अपडेट होता है। पीरियोडिक में रेट अपडेट नहीं होता, ठीक है, हर इन्वेंट्री का रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता, बल्कि फार्मूला से आखिरी दिन हम निकालते हैं, और कैसे निकालते हैं ऊपर हमने देखा है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई रेट, ठीक है। रेट क्वांटिटी तो हम फिजिकली जाके देख लेते हैं, इतनी चीजें पढ़ी हैं। रेट के लिए हम फाइफो यूज करते हैं, फाइफो का ये फार्मूला है और वेटेड एवरेज का ये फार्मूला है, उसको मल्टीप्लाई करके सिंपल फार्मूला से आंसर आ जाता है। परपेचुअल में हर चीज अपडेट, ठीक है। और दोनों में ही वैक भी दोनों में यूज होता है, फाइफो भी दोनों में यूज, ठीक है। इसमें वैक, परपेचुअल में जब वैक यूज होता है तो हर दफा याद है ना वो बैलेंस में वेटेड एवरेज रेट आ रहा होता है, और फाइफो यूज होता है तो अलग अलग चीजें आ रही होती हैं, फाइन। पीरियोडिक में अगर वैक यूज हो रहा है तो उसका फार्मूला ये, और पीरियोडिक में अगर फाइफो यूज हो रहा है तो फार्मूला क्लोजिंग स्टॉक का ये, ठीक है। तो दोनों सिस्टम्स में वैक और फाइफो यूज हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप, होप करता हूँ इंशाल्लाह एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। बाकी आप एंड एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंशाल्लाह आप हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है। ये बेसिक बेसिक चीजें एक एक सवाल इस पे कर लीजिएगा तो सही समझ के तो मसला नहीं होगा। इससे मिलती जुलती सिमिलर एग्जांपल्स आपका होमवर्क है, सिमिलर एग्जांपल्स, HW, ठीक है। सिमिलर एग्जांपल्स आपने कल सॉल्व करनी है। तो आई होप कि यहाँ तक कोई और बात नहीं है। कल से हम इंशाल्लाह नया टॉपिक, नया टॉपिक मतलब इसी में से नया एक हिस्सा स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।